नहीं, ऐसा नहीं लगता आपकी केंद्र सरकार सारे टॉपिक्स पे सोच रही है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के बारे में कोई कुछ विचार नहीं ऐसा आता बहुत सोच रहे हैं। आपने देखा होगा हम कितनी यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, हमने इंडस्ट्री कितना निवेश किया है। इतने दिनों से आपके उत्तर प्रदेश में 2020 के बाद से एक भी प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है, जबकि सारे पद रिक्त हैं। इस पे आपकी सरकार क्या कहना नहीं, उस पर देखिए बीच में लोग कोर्ट गए, तमाम झंझट चल रहा है उस पर। तो अभी भर्ती निकलने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के जनता 4 साल से सुन रही है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग जॉब तो निकली है। 9 लाख सरकारी नौकरी हमने दी है, जहाँ कुछ नहीं था नौकरियां कैसे मिलती थी। सबसे ज्यादा जरूरत आपने अभी बोला ना शिक्षा की। हाँ। पढ़े लिखे बच्चों को, स्टूडेंट जो है उनकी लीडरशिप की राजनीति में जरूरत है। ठीक, आपने कहा। हाँ। तो जब शिक्षक भर्तियां नहीं आएंगी, बच्चे जाके शिक्षा नहीं देंगे, जो आने वाली जनरेशन है आपकी JNG की और JNY की, अल्फा की, वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, तो आपको पढ़े लिखे छात्र नेता कैसे मिलेंगे? जिस प्रकार हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र एक छोटे से जीव से लेके बड़े जीव तक के समीकरण को संजोए रखता है, ठीक उसी प्रकार हमारा राजनीति तंत्र एक सभासद से लेके PM तक के समीकरण को संजोए रखता है। अगर किसी एक कड़ी को भी हम इस समीकरण से हटाते हैं तो हमारा पूरा समीकरण डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि चूहों की संख्या अगर खेत में ज्यादा हो जाए तो किसान को अजगर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारे खाद्य पदार्थों की रक्षा की जा सके। इसी तरह सामाजिक समीकरण में इस समय यूपी में राजनीति और समाज में एक नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अजगर सेना और उनके सेनाध्यक्ष नंद किशोर गुर्जर जी की। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं टॉक शो विद पूजा सिंह। गुर्जर जी का कहना है, हम डरते नहीं किसी से, हमारे पिताजी ने हमें शेरों में पाला है। नमस्कार सर, और हम बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे टॉक शो में आए और हमें बहुत अच्छा लगा। पहले तो ऐसे तो जनता को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना परिचय हमारी जनता को जरूर दें। मैं नंद किशोर गुर्जर, विधायक हूं मैं लौनी से। गाजियाबाद जिले में लौनी विधानसभा दिल्ली का बॉर्डर है और दूसरी बार विधायक हूं भारतीय जनता पार्टी से। ये मेरा परिचय है। सर, लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियों में आप रहते हैं, जिसे समर्थक आपकी आवाज कहते हैं और आलोचक इसे सवाल। तो आप अपनी भाषा में बताएंगे कि आप जो बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, ये जनता के लिए आपकी आवाज है या सवाल? नहीं, बयान का देखिए, बिना काम किए कोई बयान नहीं हो सकता। हम लोग उसको जीते हैं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल जीने के कारण ही उन चीजों को ग्राउंड पे उतारते हैं जी। तो जो हम बोलते हैं उसको कई बार विवादित बोल देते हैं, लेकिन हम क्योंकि कटु सत्य बोलते हैं और जो समाज के साथ घट रहा है उसको बोलते हैं, जिससे लोग बचते हैं। इसके लिए लोग कहते हैं कि भाई बयानों के कारण है, इस तरह का कोई विषय नहीं है। जो सही बात है, विदाउट एनी रीजन हम कोई बात नहीं करते। तो जैसा कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे राजनीतिक पॉलिटिक्स में लोग बहुत नपी तुली बात और स्क्रिप्टेड बयान को जो देता है, उनकी बातों को ट्रोल नहीं किया जाता, और जो सच्चाई बोल देता है उसकी बातों को ट्रोल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, नपी तुली नहीं है, जहां जैसी जरूरत है। अब आपके जो सवाल होंगे उनका हम जवाब देंगे, लेकिन जहां जरूरत है उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में पाप बढ़ता, लोगों को न्याय मिलने में कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप राजनीति में हैं, लेकिन जहां तक कि आपकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे। तो ये राजनीति में आना आपका कोई पारिवारिक प्रेशर था, आपका पैशन था, या किसी और कारण से आप राजनीति में आए? देखिए, मैं टॉपर रहा और मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की जी। लेकिन और मैं जब एडमिशन दोबारा लिया, एक घटना घटी। मेरे परिवार वाले कभी नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं जी। राजनीति से बहुत ज्यादा उनको नफरत थी। बड़े भाई हमारे इंस्पेक्टर हैं, मैं इंजीनियर था और मैं असिस्टेंट मैनेजर था बड़ी कंपनी में। मेरी जॉब लगी थी स्टार्टिंग में। उसके बाद एक घटना घटी लौनी में, वहां शिव मंदिर में भीड़ इकट्ठी थी जी। तो एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया। तो हम वहां खड़े होकर देख रहे थे। तो हमने जो पढ़ा था कि हम लोग क्षत्रिय हैं जी, और जहां कहीं
गुर्जर का एक घर होता था, वह मुगल और अंग्रेज डरते थे निकलते हुए। तो हमें लगा इतने गांव हैं, उसके बावजूद अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, वो बेटी व्यापारी की थी जी, और लोग डरे हुए थे। लौनी के अंदर 6 लाख आबादी लगभग मुस्लिमों की है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और क्रिमिनल भी काफी हैं। तो जिला गाजियाबाद जो मूवी बनी है क्राइम के ऊपर, गैंगवार पे, वो लौनी के क्राइम के ऊपर ही बनी है। अच्छा। तो ये स्थितियां थी। तो हमें, क्योंकि हम बाहर से पढ़ के आए, तो हमको इतना नहीं मालूम था डीपली, लेकिन हमको ये भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि हम लोग श्रेष्ठ हैं और हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो हमने उस बात को जब देखा, उस बच्ची को, उनके वर्ड थे कि या तो मुझे मार दो या मुझे इंसाफ दिलाओ। आंसू टपक रहे थे। हमने कहा FIR कराओ, तो लोग डरे हुए थे। हमने हंगामा कर दिया। कुछ लोग वहाँ हमारे वाल्मीकि भाई इकट्ठे हो गए, वहाँ आसपास उन्हीं की बस्ती थी, और वो भी मेरे साथ खड़े हो गए। तो हंगामा होने पर हम गिरफ्तार हुए। उस बच्ची का जो अपराधी थे, हम उनके घर की तरफ कूच किया तो हमें पुलिस ने रोक लिया। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद गिरफ्तार हुए। बच्ची को तो इंसाफ मिला, उसको सजा हुई, जेल गया, और भी जेल गए। लेकिन फिर हम जब अंदर जेल में गए तो हमें लगा कि हम क्या ये नौकरी करने के लिए धरती पे आए हैं। तो माइंड डाइवर्ट हुआ। फिर जेल से आए, फिर ज्वाइन किया हमने। तो ज्वाइन किया तो मीडिया में हाईलाइट हुआ, तो कहीं ना कहीं कठिनाई आई। हमने अपना वहाँ बताया कि कारण ये नहीं, दूसरे कारण है और हमको गलत फंसाया है जी। लेकिन उसी दौरान एक हमारे यहाँ बाबू थे क्लर्क, उनके गांव में एक मौत हुई परिवार में। हम वहाँ के लिए ऑफिस से गए तो रास्ते में वहाँ ऊँट काटे जा रहे थे, खुले जिंदे ऊँट काट रहे थे मुस्लिम, और गायों के कटे हुए अवशेष मिले। तो हम, क्योंकि 6 साल की उम्र से मैं मंडे का फास्ट रखता हूँ, तब से मैंने होश संभाला है। शंकर जी के भक्त हैं हम, महादेव और महामाई के। तो हमें लगा कि भाई कमाल की बात है, मतलब गाय भी कट रही है, ऊँट काटे जा रहे हैं, कोई बोलता नहीं है। तो जब उस गांव में गए तो उस गांव के बाहर पूरा बहुत मांस ही मांस उसके खेत में पड़ा हुआ था। वो जो बूचड़ खाना था उसका मलबा वहां डालते थे। तो गांव में बदबू थी और मोटी मोटी मक्खियां थी। वो गुर्जर समाज का गांव था। तो हमने उनसे बात की, भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं है जी। लेकिन उनका इतना टेरर था, जो वहां मुस्लिम थे, कि वहां हिम्मत किसी की बोलने की नहीं थी और लोग लड़ना भी नहीं चाहते थे। तो हमने कहा यार अगर हम इसके लिए आंदोलन करें तो साथ दोगे? तो उन लोगों ने कहा जी बिल्कुल। अब सभी बैठे थे तो बिल्कुल बोल दिया। हमें नहीं मालूम था कि दहशत कितनी गहरी है। अच्छा। तो हमने DM के यहाँ जाने के लिए अपनी सैलरी से, सैलरी भी कम थी उस टाइम जी, बसें की। अच्छा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना भय था कि एक बस में 2 व्यक्ति आए जो हमसे जुड़े हुए थे, जिनके यहाँ गए थे वो जी। और दूसरे गांव में जो बस दी उसमें 3 लोग आए, 5 लोग। अच्छा। हाँ, 5 लोग हमारे साथ 3 थे। बस 7 लोग। हाँ, 3 8 लोग आए हाँ, बस। मतलब ये 2 बसों की पोजीशन बता रहा हूँ मैं इस तरह से। अच्छा। हमने कहा यार, तो हम 4-5 लोग हम भी थे। तो पहला ज्ञापन हमने दिया अच्छा। DM को 1998 में जी। लेकिन हमें उसने झकझोर दिया अंदर से। तो हमने फिर गठन किया अजगर सेना का। अच्छा। उससे लोगों को जोड़ना शुरू किया। ठीक। इस दौरान हम राजेश पायलट साहब को भी बहुत सुनते थे, हम बहन जी को भी सुनते थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे। एक इंटरेस्ट था जी। कभी उनकी मीटिंग्स में चले जाना। उसी तरह से मुलायम सिंह जी के भी कार्यक्रमों में। तो वो चलता रहा। तो जब लोग नहीं जुड़े तो हमें लगा कि स्टूडेंट्स को जोड़ा जा सकता है, युवा वर्ग जोड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा नुकसान की एनर्जी भी होती है और वो ज्यादा सोचता नहीं है। जी जी। जो टीनेज है वो कहीं उसके दिमाग में रहता है कोई चेंज हो। जी। तो हमने एडमिशन लिया दोबारा। अच्छा। हाँ, और छात्र संघ के चुनाव 27 साल से बंद थे जी। उस टाइम हम 27 साल के ही थे। तो 27 साल से बंद चुनाव के लिए आंदोलन किया हमने जी। हम सड़क पर 9 महीने सोए जी। तो उस दौरान नौकरी छूट गई। तो घर वालों ने लगा कि ये ज्यादा पढ़ने की वजह से, गांव में बोलते हैं ना, मजाक करते हैं कि ज्यादा पढ़ लिया इसका दिमाग गड़बड़ हो गया, दिमाग गड़बड़ हो गया। तो रिश्तेदारों ने समझाया। पिताजी हमारे बड़े स्ट्रांग हैं जी। उन्होंने तमाम तरह के प्रयास जो हो सकते हैं, साम दाम दंड भेद, लेकिन हमारे मन में एक जिद थी कि जो अन्याय है, गाय कटने का जो पाप है, बलात्कार को बोलता नहीं है, और ये जो अपराध इतना ज्यादा बढ़ा है, एजुकेशन से दूर भाग रहे हैं समाज के लोग, इस पे काम करना चाहिए। 14 लाख की आबादी लौनी विधानसभा की जी। बड़ी विधानसभा है।
पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा लौनी की, अगर मैं समझता हूँ 25 गज के प्लॉट में 25 लोग रहते हैं, शिफ्टों में सोते हैं। अच्छा, ये हालात है। तो अब एजुकेशन के नाम पे एक इंटरमीडिएट राजकीय कोई स्कूल भी नहीं था। वो भी इंटरमीडिएट एक हमारे दादाजी ने 1948 में बनाया था जी, और वो फिर गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन राजकीय नहीं था। अच्छा, बेटियों का डिग्री कॉलेज से तो कोई मतलब नहीं, किसी तरह की सुविधा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, केवल गहरे गहरे गड्ढे। एक ही दिन में 6 व्यापारियों के मर्डर हुए रंगदारी के लिए। जो हमारे सामने लड़ते हैं जी, उनका एक बड़ा लंबा इतिहास है। तो वहां मतलब पूरी जनता बंधक थी और दिल्ली के सटा हुआ। मूल बात यह थी कि वो कहीं दिल्ली से दूर कहीं आजमगढ़ नहीं था जी, वो दिल्ली के बिल्कुल 0 किलोमीटर दिल्ली की बॉर्डर था जी, लेकिन सरकारें ऐसी, सपा बसपा की सरकार, कांग्रेस की, क्राइम को बढ़ाती थी। तो लड़ते हुए 9 महीने सड़क में सोए हम। फिर आमरण अनशन किया ईमानदारी से। 6ठे दिन कीटोन बनने लगे बॉडी में। फिर गर्ल्स के कपड़े जो हमारे फेवर में, मतलब मैं ये नहीं कहता लेकिन लोग कहते हैं कि इतनी पॉपुलरिटी और इतनी भीड़ किसी के साथ नहीं आई। 10-10 हजार लड़कियां सड़क पे हमारे, जब हम आमरण अनशन पे थे जी, तो 10-10 हजार लड़कियां सड़क पे थी। सारे कॉलेज बंद, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद हो जाता था, नोएडा से लेकर के सहारनपुर तक, क्योंकि हमने संघर्ष समिति बनाई हुई थी। पुलिस ने जैसे ही लड़कियों ने जाम किया सड़क को तो उनको उठाया, मिसबिहेव हुआ। सपा की गवर्नमेंट थी तो कपड़े फट गए। हमें सूचना आई कि लड़कियों के कपड़े पुलिस ने फाड़ दिए और अरेस्ट कर लिया है। हमें लगा कि हम कौन से क्षत्रिय हैं, अगर लड़कियों के हमारे लिए जो संघर्ष कर रही हैं और उनके कपड़े अगर फटे हैं। तो हमने वहां से, सामने दुकान थी मार्केट में, हमने वहां से लाठी उठाई और थाने पे हमला कर दिया। उस हमले में लड़कियों को हमने छुड़ा दिया। अचानक हमले में किसी को पता नहीं था। उसमें कई बड़े अधिकारी आईपीएस भी थे वहां, वो भी पिटे। उसके बाद हम भी पिटे, पुलिस हमको मार के गई। पुलिस ने देखा ये मर गया, पूरे शरीर में लाठियों के निशान थे। तो हमने उनको तो छुड़ा दिया। हॉस्पिटल गए, वहां मेडिकल हुआ तो हमको कोई ऐसी दवाई दी डॉक्टर ने कि हम ठीक हो गए। जेल चले गए, छूट के आए। चुनाव की घोषणा होगी, इलेक्शन की घोषणा होगी। जब घोषणा होगी तो हमको किसी ने टिकट नहीं दिया। अच्छा, हाँ, समाजवादी छात्र सभा से चुनाव लड़े, वो चेयरमैन के बेटे, एक बहुत बड़े मंत्री का बेटा, एक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का बेटा। हमारे घर से, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल एंट्री बंद कर दी गई थी। अच्छा, हाँ, बताएं 9 महीने सड़क पर रहे। हाँ, 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 इस कॉलेज के बाहर सोना, लेकिन हमारे साथ भीड़ बहुत थी और पूरा आनंद आता था। हम रोज डेली सड़क जाम करते थे। अच्छा, रोज डीएम का घेराव, कभी वीसी का घेराव, कभी प्रिंसिपल का घेराव कि चुनाव कराओ। करप्शन बहुत था उस टाइम कॉलेजों में, तो उसको रोकने के लिए लगे रहे। तो जेल से जब छूट के आए तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। कई हजार नौजवान जेल के बाहर इकट्ठे हो गए। हमें जोश आया, हम फिर डीएम पे जाकर के हमने कहा आक्रमण, जोश आ गया, हमने भाषण दिया बहुत तगड़ा, तो सबको जोश आ गया। जाकर डीएम के ऑफिस में घुस गए, डीएम वहां से भाग गए। पुलिस ने फिर हमको अरेस्ट किया लेकिन जेल नहीं भेजा। चुनाव अनाउंस हुआ, चुनाव में हम निर्दलीय लड़े। लड़ना नहीं चाहते थे हम। मेरी जेब में 900 रुपए थे मात्र। अच्छा, 1000 रुपए के 1000 पोस्टर छपते थे। घर से मदद मिल नहीं सकती थी। जो अदर हमारे सामने लड़े, उन्होंने बकरे मुर्गे दुनिया का पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया। 50-50 लाख खर्च किए। और जब चुनाव हुआ तो जनता और भगवान महादेव की कृपा से सबकी जमानत जब्त हुई। जितना वोट हमें मिला इतना ही वोट किसी टोटल मिला के नहीं, जमानत जब्त हुई सबकी। निर्दलीय हम लोग जीते। फिर अजगर सेना और स्ट्रांग हुई, और जो जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़े थे कि किसी बेटी के साथ अन्याय ना हो, गाय ना कटे, और हमको एक मन में संकल्प था कि शिवाजी महाराज की तरह 10 लाख हिंदुओं की सेना तैयार करेंगे, अजगर सेना को। कहीं भी अन्याय होगा तो उसके लिए हम लड़ेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर को मैंने पढ़ा था, तब मैं 9th में था, जब वहां कत्ल किए गए, बेटियों के बलात्कार हुए और पूरा कश्मीर साफ कर दिया हिंदुओं से, तो वो टीस थी। उसके बाद जब लौनी में देखा कि बलात्कार हो गया है, इतना चारों तरफ हिंदू हैं, बोलता कोई नहीं, तो कि 10 लाख लोग इकट्ठा करके एक मजबूत सेना बनाएंगे। पाला साहब ठाकरे जी को भी हम बहुत मानते थे। अच्छा, लेकिन मान्य राजनाथ जी चुनाव लड़ने आए जी, गाजियाबाद से, तो हमने, गुर्जर आंदोलन चला था राजस्थान में, लोग मारे गए थे। हमने कहा कि भाई भाजपा को वोट नहीं देना है।
तो इस बात को लेकर के हमारे जिनके हम नेतृत्व में महाराज जी आज नहीं है, परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी, माधवाश्रम जी, उनके साथ हम गोरक्षा का अभियान चलाते थे। गोरक्षा के लिए महाराज जी हमेशा हमको कहते थे कि गाय से बड़ा कोई धर्म नहीं है जी। तो महाराज जी ने हमें डांटा कि तुम जो गाय काटने वाले हैं, कांग्रेस ने गो भक्तों को, गायों को मरवाया 7 नवंबर 1966 को जी। स्वामी कृपात्री जी महाराज की अगुवाई में जो आंदोलन हुआ था पार्लियामेंट में, जिसके गोदान जो मूवी आई है, अभी जो गोदान मूवी आई है उसको उसमें उसका उसी का चित्रण है। तो हमने कहा महाराज जी आदेश करो। ये सबको देखिए, मान्य राजनाथ जी आप देख रहे होंगे, एक ही फोटो है यहाँ जी, पूरे घर में कोई और फोटो है क्या? बस एक ही है, एक ही फोटो है ना जी। तो उन्होंने मेरी लाइफ को बदलने का काम किया। वो धरती पे राजनेता के साथ साथ संत हैं। ऐसा व्यक्तित्व राजनीति में अगर आप खोजेंगे, शोध करेंगे तो बहुत मुश्किल मिलता है। इतना बैलेंस लाइफ और इतना लोगों के लिए करना, मिलने में इतना इजी अवेलेबल है कि कोई भी चला जाओ। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री होते हुए सीएम रहे। तो फिर हमने उसमें चुनाव में मदद की, लेकिन हम ज्वाइन नहीं करना चाहते थे बीजेपी जी। हम चाहते थे कि हमारा संगठन हो, राजनीति से दूर रहेंगे जी। राजनीति का कोई मन में नहीं था। मान्य जी ने हमें बुला के समझाया, ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद हम तमाम बीजेपी के युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में, पश्चिम जो हमारी पश्चिम की टीम है उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष रहा, इंचार्ज रहा, और 2017 में चुनाव हुआ। अब 17 की बात बताएंगे, वो भी अद्भुत घटना है। जो हमारे सामने टिकट मांग रहे थे या लड़ने वाले थे, उन्होंने जब हमारा टिकट हुआ डमी बता दिया। अच्छा। और उन्हीं की जमानत जब्त होगी, जो जेल से भी जीते और लगातार जीतते रहे जी। उनकी जमानत जब्त हुई हमारे सामने जी। तो ईश्वर की कृपा है। जब टिकट हुआ, बड़े बड़े धनपति टिकट मांग रहे थे, लेकिन मान्य जी ने आशीर्वाद दिया और ये कहा मजबूती के साथ कि नहीं, वही जीत सकता है, क्योंकि उसके पीछे की बहुत घटनाएं हैं। उनका एक सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि छात्र संघ चुनाव 27 इयर्स पहले बंद हो चुके थे, उस समय 27 साल आपकी एज थी। आज की डेट में बहुत सारे छात्र नेता, जबकि 2019 कोविड के बाद से छात्र संघ चुनाव पे बैन लगा दिया गया, और पहले तो ये बहाना हुआ कि संक्रमण फैलेगा कोविड का, बट और सारे चुनाव होते रहे और ये छात्र संघ चुनाव बैंड है, आज भी बैंड है। बहुत सारे लड़के आज भी आंदोलन करते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जैसा भैया ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए 9 महीने इन्होंने आंदोलन किया और आमरण अनशन किया कि 8वें दिन बॉडी में कीटोन तभी पैदा होता है जब अन्न बिल्कुल बॉडी में जाना बंद हो जाए, तो कीटोन नामक एक चीज बॉडी में पैदा हो जाती है, जो कि यूरिनारियम रूटीन माइक्रो एग्जामिनेशन में जांच में पता चलती है कि अब आपकी बॉडी बिल्कुल आपको जवाब दे रही है, आपको अन्न की अति आवश्यकता है। तो क्या कोई छात्र नेता आज के डेट में जो छात्र संघ बहाली के लिए चिल्लाते हैं, आज के डेट में नंद किशोर गुर्जर की तरह 9 महीने का आंदोलन कर सकता है छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए? इस पे भैया आप छात्र संघ नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्टूडेंट लीडर होता है जी, वो नर्सरी है पॉलिटिक्स की, और राजनीति में पढ़े लिखे नौजवान अगर नहीं आएंगे जी, छात्र संघ के चुनाव जब बंद होते हैं तो राजनीति में गिरावट आती है। बिल्कुल, एकदम सही। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ जो, वो शुरू से उसको एक जिम्मेवारी होती है, और एक वेल क्वालिफाइड नौजवान जब राजनीति में जाता है तो इतिहास लिखता है जी। वो बड़ा नेता बनता है। चाहे मान्य राजनाथ सिंह जी हो, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, चाहे मान्य कल्याण सिंह जी हो, ऐसे तमाम नेता है, चाहे मान्य मुलायम सिंह जी हो, और उन्होंने समाज के लिए काम किया है। लेकिन जब चोर उचक्के, जेब कतरे, अपराधी राजनीति में एक बीच में दौर था, अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है और माननीय योगी जी आए हैं कि पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर्स हैं जो अभी सदन में हैं, बीजेपी ने टिकट दिए हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं। तो एक अभी भी हैं कुछ लोग जो क्रिमिनल हैं, लेकिन एक बड़ा चेंज हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कम से कम देश के लिए आंदोलन करना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं। हमने किसी संपत्ति का नुकसान नहीं किया। थाने पे भी हम तब जाकर जब बेटियों के कपड़े फाड़ दिए, और जो हमारा क्षत्रिय धर्म था उसको हमने पालन किया। उसके लिए भले ही पुलिस ने मार दिया। तो आंदोलन का मतलब है कि बस फूक दो, गाड़ी फूक दो, पटरी उखाड़ दो। आजकल के तो छात्र संघ नेता यही करते हैं। ये कोई गाड़ी फूकने की भी दम नहीं बचा। तो अब छात्र नेताओं को मुझे नहीं कहना चाहिए, उनका विजन ही नहीं है। वो लोग अगर विजन के साथ आगे बढ़े, वो असंभव था 27 साल से चुनाव जो बंद था जी। कई स्टूडेंट लीडर पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस आंदोलन से निकले,
अभी हमारे मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, वो हमारे साथी रहे। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट लीडर निकले जो अलग अलग पार्टियों में अलग अलग काम कर रहे हैं। एक अतुल प्रधान जी हैं, हमारे यहाँ से विधायक हैं, मेरठ से ही, सरदना से, जो संगीत सोम जी के सामने चुनाव लड़े। तो ऐसे बहुत से लोग निकले और उन्होंने मेहनत की और संघर्ष के रास्ते बढ़े। तो मेरा यही कहना है, जो भी यूथ है, कि विजन के लिए, उद्देश्य के लिए स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए और छात्र राजनीति बहुत जरूरी है। वहां से निकले हुए जो स्टूडेंट लीडर हैं वो राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। लीडर विद एजुकेशन, वो पॉलिटिक्स में जाते हैं। नहीं, एक सोच भी होती है जी। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होता है वो बहुत, आप नहीं समझ सकते जी, बहुत जिम्मेवारी होती है जी। और वहां से वो सीखता है। उसके बाद वो इस तरह का लीडर नहीं होता है जो आज है, कि कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कहीं दुराचार में जेल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में जो लोगों का एक विश्वास माननीय मोदी जी के आने के बाद कायम हुआ है, उसको ठेस पहुंचती है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए लीडर हमेशा इतिहास रचते हैं और एक मर्यादा के साथ काम करते हैं। महिलाओं के लिए आपने काफी, जैसे आपके जीवन की जो चेंजमेंट आपकी लाइफ का था, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप पॉलिटिक्स में आ गए, उस चेंज की एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि एक महिला के साथ हुए हादसे से लिखी गई। आपने एक नई चीज, आपके साथ एक नया नाम आज जुड़ने में आ रहा है, शायद मैं पहली बार सोशल मीडिया पे ये नाम लूंगी, एंटी हलाला ब्रिगेड। तो मैं जानना चाहूंगी ये क्या है? बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी, आप मुझे बताइए, ब्रीफ करिए। देखिए मेरे अंदर क्या है ना, अब सही बात यह है, मैं आज तक भी नेता नहीं बन पाया जी। मुझको अगर कहीं अन्याय होता है, नेता नहीं बने लेकिन विधायक तो बन गए। नहीं वो बने, लेकिन ये सब बिना नेता बने आप विधायक बन गए। हम सही बता रहे। नेता क्या होता है ना, सही को ना सही ना कह के जी, उस बात को घुमाता है जी। सच्चाई के नजदीक रहने के बजाय सच्चाई से भागता है। जीवन में होता कुछ है और करता कुछ है। हमारे जीवन में जो है वो सबको मालूम है कि खुली किताब है, जो हम कह रहे हैं वही हम करते हैं। कोई इस तरह का नहीं है कि कथनी करनी में अंतर हो। तो मुस्लिम हमारे यहाँ भारी संख्या में है, बेटी कोई भी हो, हिंदू की है या मुस्लिम की है जी। बेटी बेटी है। और मैं तो ये बोलता हूं, मुस्लिम एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, वापसी आ रहे हैं या कट्टरता छोड़ रहे हैं हमारे अभियान से, लेकिन ज्यादातर ये हिंदू ही है। सारे के सारे कन्वर्ट है, कोई राजपूत है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई मतलब अलग अलग समाज है, लेकिन वो ज्यादातर इंडिया में मुश्किल से, अगर तुर्क हैं या मुगल हैं, बहुत कम संख्या है, 10 लाख 20 लाख होंगे। बाकी जो टोटल जो पॉपुलेशन वो सर कन्वर्ट है। तो जो एक बेटी की शादी, ये अरब से अपने आप को तुलना कर रहे हैं जो जिहादी हैं, कट्टरपंथी। अरब में क्या था, जैसे सीरिया है, पाकिस्तान है, आज भी जो मुस्लिम कल्चर है, वहां युद्ध हमेशा होते रहते हैं, आपस में मरना मारना काट देना। तो वहां युद्धों में हुआ क्या कि पुरुषों की हत्या होगी और महिलाएं बची ज्यादा। तो एक पुरुष ने 5-5 10-10 शादियां की उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। ऐसा कोई नियम कुरान में या जो भी आया होगा कि इतनी शादी कर सकते हैं उन महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए। ये हिंदुओं में भी था, जहां युद्ध होते थे कि राजाओं की कितनी रानियां होती थी। लेकिन अब दुनिया बदली है, बेटियों को जीने का अधिकार है स्वतंत्र होकर के, और राष्ट्र के विकास में जो मैंने मोदी जी का एक सपना संकल्प है कि 2047 में भारत नंबर 1 राष्ट्र हो, हम विकसित हो, कोई गरीब ना हो। उसके लिए बेटियों को, बेटियां बेटों से अच्छा कर रही हैं हर क्षेत्र में, सेना तक में, अन्न तो छोड़ दीजिए। तो उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन मिले। अब ये बुरके में बंद करके गर्मी में 50 डिग्री के टेम्परेचर में उन पे क्या गुजरती होगी। अरे हिंदू समाज में भी था, जब मुगलों ने अत्याचार किया तो महिलाएं पर्दे करने लगी। हमारे यहाँ कभी पर्दा नहीं था। हमारे यहाँ जो भी बेटियां हैं उनको युद्ध कला जरूर सीखती थी, शास्त्र एजुकेशन हर फील्ड में आगे थी। लेकिन उन्होंने रो के बताया कि मैं जो जीवित हूं केवल शरीर है, मेरा मन और आत्मा मर चुकी है, मैं सुसाइड करने का मेरा विचार है, या तो मेरी मदद करो इसमें। उन्होंने भी यही कहा। तो हमें लगा यार कितनी बुरी पीड़ा है। मतलब आप सोच सकते हैं एक महिला को 4 जगह शादी करनी पड़े, कितना नीचता का, कितना गलत प्रयोग है। तो हमने लगा कि भाई इस पे कुछ करना है। फिर ऐसे केस लगातार आते हैं, तो इसके लिए आप तो हमने उनसे कहा आप आगे आइए। मैंने एक बहन को कहा, बहुत सी मुस्लिम बहनें हैं जो हमें राखी भी बांधती हैं, लेकिन कौन है जिनके तलाक हो गए। हलाला ब्रिगेड विचार आया कि इसके एंटी हलाला ब्रिगेड बनाई जाए। अब हम उसकी तैयारी कर चुके हैं, मीटिंग होगी बड़ी,
उसके बाद उन बेटियों को आत्मरक्षा के लिए जी ऐसे नहीं कि बिना वजह जी या हम लॉ एंड ऑर्डर की कोई इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे। जी जो हलाला करेगा, तलाक देगा, कोई अगर लड़की की गलती है उसको भी सुना जाएगा, लेकिन टोटली उसको ये मान करके कि ये बेचारी कुछ नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं, एक तो करीबी, तो कहां जाए सड़क पे वो, उसकी जिंदगी के बारे में सोचो, तो वो उसकी टांग तोड़ने का काम करेगी। जो हलाला करने का काम करेगा या कहीं तलाक का मामला सामने आएगा तो उसको टांग तोड़ करके उसको जिंदगी में वो किसी बेटी को नहीं छोड़ेगा, और हलाला तो बहुत दूर की बात है, तलाक देने की सपने में नहीं लाएगा। हमारे साथ जो लोग सुन रहे होंगे वो लोग तो आपको विचार मन से निकाल देंगे हलाला का। निकाल दें, लेकिन 7 जन्म का बंधन है हमारे यहाँ जी। और उनके भी भाई जब शादी करते हैं बेटियों के, पिता बड़े सपने होते हैं, पैसा पूरी जिंदगी का इकट्ठा करके शादी करते हैं, बड़े प्रेम से बेटी को विदा करते हैं, और फिर कोई आए और वो हवाला दे इस्लाम का और उसको तलाक कह के छोड़ दे, तो जिंदगी पशु की जो बनती है। तो उन बेटियों के एक एक बेटी का योगदान भारत को विश्वगुरु बनाने में चाहिए। आने वाले 10 साल में मुस्लिम बेटियां मोदी जी को भगवान मानेंगी, याद रखना। 3 तलाक को और सख्त करने की जरूरत है, और जब ये बेटियां खड़ी हो जाएंगी तो ये जो कट्टरपंथी जिहादी, हम कोई किसी मुस्लिम के खिलाफ या ईसाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सोच है हम उसके खिलाफ है, वो ये सोच पॉजिटिव हो। अब बताइए, सद्दाम हुसैन है, आज भी सद्दाम हुसैन के लोग इराक के रोते हैं। वो सबसे फॉरवर्ड कंट्री था, वहां की जैसी सड़कें, एजुकेशन, तो वहां ये नहीं था बुर्का लगा के घूमो, वो भी तो एक मुस्लिम कंट्री है। सर, बड़ा 2-3-4 दिनों से एक आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि ब्राह्मण सबके पिता हैं, और इस पे बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है। देखिए, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, जेएनयू में नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल, बीएचयू में भी लिखा था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। अब हम तिलक लगा रहे हैं, हम कौन से क्षत्रिय हैं फिर अगर कोई हमें जूते मार देगा तिलक लगाने पे। गर्व के साथ, कोई जाटव है, कोई वाल्मीकि है, गुर्जर है, राजपूत है, यादव है, कोई भी है, हिंदू के संस्कार में है कि उसको तिलक लगाना चाहिए, और ये वैज्ञानिक है। इससे ज्ञानेंद्रिया दिमाग जो है उसका जो केंद्र है वो जागृत होता है। तो उस पे जूते मारोगे आप, कौन मारेंगे जूते? जो भटके हुए हमारे लोग हैं, हिंदू, जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है, जो कहीं ना कहीं आईएसआई के एजेंट है, वो जेएनयू में बैठे या बीएचयू में बैठे या कहीं और बैठे हैं। हमारे यहाँ कौन सा भेदभाव था? ब्राह्मणों ने इस देश को क्या नहीं दिया? पूरी टेक्नोलॉजी से लेकर के, अगर पुष्मित्र शुंग नहीं होते, ब्राह्मण थे, तो देश नहीं होता। सनातन की स्थापना अगर किसी ने की तो ब्राह्मणों ने की। इस देश को जीना सिखाया, अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने आप गुरु बने रहे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? दलित, उसको राजा बनाया, खुद तो नहीं बने चाणक्य। तो जिस ब्राह्मण ने बाबा साहब अंबेडकर को बनाया हो, गुरु कौन थे उनके? ब्राह्मण, कृष्णराव अंबेडकर जी। क्षत्रियों को गाली दे रहे हैं। गायकवाड़ कौन थे जिन्होंने उन्हें विदेश का पूरी शिक्षा दी? क्या कहा जा रहा है कि दलितों के कान में शीशा पिघला कर डाल देते थे पढ़ाई करने के ऊपर। क्या भगवान वाल्मीकि को किसी ने शीशा डाला? 3 लोक के अखिल ब्रह्मांड के नायक, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे भगवान श्री राम के बच्चे शिक्षा लेते हैं वहां। भगवान श्री राम जानकी जी चरण छू रहे उनके, कहां भेदभाव था जी? सीता जी का वनवास दिखा दिया इन्होंने। ये जो टुकड़े कर रहे हैं, जो तिलक मार रहे हैं, भारत माता के टुकड़े करते हैं, कम्युनिस्टों ने जोड़ दिया कि मां जानकी जी का वनवास कर दिया। हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर मां का वनवास हुआ हो, जो रावण को मार के समुद्र बना के लाए हों, रावण के साथ सीता जी वहां रही उनकी नगरी में, तब उनका विश्वास नहीं टूटा। कहानी बना दी, धोबी ने कह दिया। ये सब फर्जी हैं। उनके यहां शिक्षा ली लवकुश ने, लेकिन शास्त्र में तो लिखा नहीं, कहीं शास्त्र में नहीं है जो फर्जी जोड़ा गया। महर्षि वाल्मीकि रामायण में कहीं सीता जी के वनवास का चर्चा नहीं है। आदि कवि तो वही थे। केवल ग्रंथों को खराब करने के लिए नालंदा में सब जला दिए, ये हुआ ही नहीं है। तो इसलिए दलितों की, अब वेद व्यास जी कौन थे? अगर माना जाए उस टाइम के मछुआरा समुदाय, कहीं आदिवासी, कहीं दलित में आता है, कहीं अति पिछड़े में आता है, उन्होंने चारों वेद लिखे, महाभारत लिखी, उनके कान में शीशा डाला किसी ने? व्यास जी महाराज की जय बोल के सारे ब्राह्मण पैर छूते हैं, उनके सारे क्षत्रिय छूते हैं। तो ये जो देश के अंदर जातियों में खंडित करने का प्रयास चल रहा है,
कहीं कहीं जिन पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है वो पार्टियां इस तरह का जहर घोल रही हैं। हमारे यहाँ कोई दलित पिछड़ा आगड़ा था ही नहीं, वर्ण थे। ये जो आपने बात कही कि पार्टियां विखंडन करने का जहर घोल रही हैं और ये पार्टियों में विखंडन हो रहा है जातिवाद को लेके, ये कौन पार्टी कर रही है, किस पार्टी की बात? समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है लगातार। इनकी मीटिंग हुई एक बिहार के चुनाव विश्लेषक के साथ बैठ के दिल्ली में, मैंने इसका कई बार हवाला दिया है। उन्होंने कहा मोदी जी को रोकना, भाजपा को रोकना संभव नहीं है जी। जातियों में बांटो। रोज चलाया जाता है कि योगी जी को हटाया जा रहा है, 10 साल से तो हटे नहीं है। ये तो चलाते हैं प्रोपेगेंडा, इनके जो मीडिया वाले लोग हैं कुछ 1 2 4 सोशल मीडिया पे, कोई हटा क्या नहीं। तो ये सब जो चलता है ये सब एक नैरेटिव सेट करते हैं। पिछले दिनों राजपूत ही नाराज हो गए, सम्मेलन शुरू कर दिए। भाई कोई पूछे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय रक्षा मंत्री, तमाम मंत्री हैं, भाई राजपूतों को क्या परेशानी है? कौवा कान लेगा, कौवे के पीछे भाग रहे लाठी लेकर, कान देख नहीं रहे अपना, उसके बाद नुकसान हो गया देश का, सीटें कमाई। तो उसी प्रयोग को ये दोहराना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण सबके पिता हैं, इस बात पर मैं कायम हूं। ब्रह्मा जी को ब्राह्मण माना गया है, हर व्यक्ति को ब्रह्म को जानने का अधिकार है और हम ऋषियों की संतान है। ऋषि भी सर ये बताइए, आपके पास ताकत भी है और जिम्मेदारी भी है, दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं? नहीं, दोनों में तो मैं क्या करता हूँ, जनता और भगवान करते हैं जी। कहीं जहां पावर का यूज करना है, लेकिन उसके साथ पावर कहीं कहीं यूज करते होंगे तो एक जिम्मेदारी भी आपके सामने खड़ी हो जाती होगी। हाँ, उसके लिए उसमें कई बार कंट्रोवर्सी तो होती है। हाँ, वही मैं उसी को लोग कहते हैं, उसी को कहते हैं कि आपके साथ हमेशा कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक कमिश्नर ने, जब हमने गरीब की साप्ताहिक बाजार बंद करने का आदेश दे दिया, हमने उसका विरोध किया। मटर बेच दी खुद जी, 30 रुपए किलो बेच रहे थे, मैंने देखा। ये भी देखा आपने? 30 रुपए किलो मटर बेच रहे थे। उस टाइम रेट ही था ना, मैं महंगा नहीं बेचता। अच्छा, एकदम मतलब हमें लगा कि आप सस्ता बेच रहे हैं। नहीं, जो सही था। नहीं, लोगों ने बताया मटर आज 5 रुपए 45 रुपए किलो थी और भैया सब 30 ही रुपए बेच रहे थे। थोड़ा तो इतना मैं विधायक हूँ तो जनता को कुछ तो फायदा होना चाहिए। विधायक होने का यही फायदा दिया आपने, 45 रुपए मटर 30 रुपए बेची। तो अब 15 रुपए सस्ता कर दिया पर केजी आपने। अब कमिश्नर जो है वो इतना इरिटेट हो गया, उसने हमारी राम कथा पर लाठी बरसा दी। हाँ, कलश तोड़ दिए, बड़ा मामला हुआ, कपड़े फट गए हमारे, लेकिन हमने मानस को छूने नहीं दिया। और उसने कहा था कथा नहीं होने दूंगा, हमने कथा भी की। उसको जाना पड़ा। जब मुख्यमंत्री जी को पता चला कि असलियत ये है, मुस्लिमों ने भी फूल बरसाए। कमिश्नर ने कहा कि नंद किशोर कथा से दंगा कराएगा। कहीं राम कथा वाले कांड में भी 21 दिन तक आपने कपड़े नहीं, 26 दिन तक, और वही फटे कुर्ते में आप रहे थे। एक ही कुर्ता। अब मैं पक्का क्षत्रिय हूँ ना, मैं भी, वचन प्राण जाए चाहे वचन न जाए। अच्छा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बड़ा एक कंफ्यूजन है, जैसे लोग गुर्जर टाइटल गुर्जर सुनते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार आप एक्सप्लेन करके बताएं, ये गुर्जर क्या, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? गुर्जर शब्द की वास्तविकता क्या है? ऐसा ना सभी ब्राह्मण में है, ब्राह्मण सबके पिता है, इसलिए मैंने कहा। अब चाचा नेहरू को तो चाचा मान लेंगे, कोई किसी ने नहीं कहा कि चाचा क्यों कह रहे हैं। महात्मा गांधी जी पूरे देश के पिता, इस पर ऐतराज नहीं। हम कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हम ऋषियों की संतान है, ब्राह्मण सबके पिता हैं और सब श्रेष्ठ हैं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। भारत का हर सनातनी एक सभी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का मतलब श्रेष्ठ जी। ब्राह्मण इसको माना गया दिमाग को, ये जो चेस्ट है इसको माना गया है क्षत्रिय। ये जो है ये सबकी पूरी बॉडी की व्यवस्था करता है, ये वैसे, और ये चलता कहीं जाना आना तो ये शूद्र है। लेकिन शत्रु विनाशक, गुर्जर का अर्थ है शत्रु विनाशक। वो क्षत्रिय जो फ्रंट पे लड़ते थे, इसलिए गुर्जरों को राजधानी के नजदीक बसाया गया। क्षत्रियों की उपाधि ही गुर्जर है। राजपूत, जब मुस्लिम और विदेशी यवन आने लगे तो मेघातिथि ब्राह्मण ने माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किया, वहां शपथ दिलवाई सब राजाओं को और उसको नाम दिया राजपूत संघ। राजपूत जाति बन गई। अब लोग बहुत से कह रहे सम्राट मीर भोज पर लड़ाई कर रहे हैं, राजपूत कह रहे हैं जी वो राजपूत थे, गुर्जर कह रहे गुर्जर थे। अरे महाराज तुम दोनों एक ही हो, इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसमें तो ये पता चल गया कि हम एक पिता की 2 संतान हैं, तो बिछड़े हुए 2 भाई मिल गए, एकता होनी चाहिए। और सम्राट मीर भोज जी ने तो इराक तक, अरब तक, रशिया तक 75 लाख घुड़सवार सेना, सारे जितने भी जिहादी थे सबको काट करके बराबर कर दिया, भारत का विस्तार किया। उनके लिए तो एक एक समाज की 36 बिरादरी को उनका मूर्ति लगानी चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए। लगभग 2000 साल के इतिहास में इतना बड़ा सम्राट नहीं हुआ, उनके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि सारा सनातन इकट्ठा हो, हमको बंटना नहीं है, और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो नारा कोई नारा नहीं है, वो जीवन की सच्चाई है।
भारत में राजनीति के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं, लेकिन आप एक शैक्षिक राजनीतिज्ञ हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में देश में क्या कमियां हैं, और देश में राजनीतिक स्तर से दिन रात तोड़ फोड़, ये बिल्डिंग गिराना, वो जातिवाद, ये कह दिया, वो ट्रोल, लेकिन शिक्षा को लेके इतनी बड़ी मुहिम नहीं चलाई जाती है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे और इस पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है आपकी। बात होनी चाहिए थी बिजली पे, सड़क पे, पानी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, लोगों की जिंदगी कैसे खुशहाल हो जी, जो लेकिन बात होती है जात इनकम कैसे बढ़े। नहीं, जात पे भाजपा नहीं करती। भाजपा ने कभी जातिवाद की बात नहीं की। हमने सबको एक साथ लेकर चलने की बात की है। इसलिए चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सबके लिए मकान से लेकर के रोजगार हो, आयुष्मान कार्ड हो, अनाज हो फ्री में कि कोई भूखा ना सोए, ऐसा आज तक हिंदुस्तानी दुनिया में नहीं हुआ है। एजुकेशन पे ये बात सही है कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पत्ती है उस पर बड़े काम की जरूरत है जी। और मैं इसके लिए बहुत मुखर रहा हूं। मैं डोनेशन के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाए हैं। मैं 32 बार जेल गया हूं, बेटियों के लिए, एजुकेशन के लिए, किसानों के लिए, और पुलिस ने 3 बार तो मुझको मार दिया। मेरा संघर्ष हमेशा अन्याय के खिलाफ रहा है। पुलिस और प्रशासन से जितना मैं लड़ा हूं, मैं ये कोई घमंड की बात नहीं कह रहा, लेकिन शायद ही वर्तमान के लीडर्स में मेरे बराबर कोई जेल गया हो बात के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कोई आर्थिक मामला हो, कभी जीवन में कभी सोचा भी नहीं हमने। तो एजुकेशन जो है वो बेस है, वो नींव है। और जो बच्चे बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो देश को विकसित बनाने में काम आनी चाहिए, वो सड़क पे बेरोजगारी की टेंशन में घूम रहा है कि मैंने इतनी एजुकेशन ली, मुझको कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो जो एनर्जी, जो यंग एज है उसकी, वो लगभग 20 साल से लेकर के 50 साल तक के बीच का जो पार्ट है, 40 साल तक गुजर गया वो केवल इसलिए कि मैं रोज परीक्षाएं दे रहा हूं। तो इसमें माने मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हम नहीं करते कुछ भी, सब शंकर जी करते हैं। सब शंकर जी करते हैं। हम जिधर देखते हैं हो जाता है, जिधर देख देते हैं उधर बिल्डिंग तो मतलब खराब जा ठीक नहीं है जहाँ खराब नहीं है उधर देख लेते हैं, उधर ध्वस्त हो जाता है। अच्छे तो अच्छे कोई दिक्कत नहीं, बहुत कृपा है आपकी। टॉक शो विद पूजा सिंह की टीम की तरफ से नंद किशोर गुर्जर जी को उनके उज्जवल राजनीतिक कैरियर की कामना करते हैं और चाहते हैं कि इससे भी बड़े पद पे एक दिन हम उनको देखें, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा सिंह जी बहुत वेल क्वालिफाइड, मैं समझता हूं देश में जो हमारा मिशन है उसमें आप इस देश के लिए काम करेंगी। मैंने बहुत जगह पॉडकास्ट हुए, इंटरव्यू हुए तमाम चैनल्स पे, लेकिन जो आपकी क्वालिफिकेशन है और जो आप जिस ग्राउंड पे काम करते हैं, हम तो भगवान महादेव और महामाई से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो सोच है उसके अनुसार भगवान आपको बहुत ऊंचाई दे, और आपका ये जो चैनल है, आपका ये चैनल नंबर 1 हो देश में। और जो हम कहते हैं भगवान हमारी बात सुनते हैं, एकदम बहुत निश्चित तौर पे होगा। सभी ज्यादा शेयर भी करें, मेरे चैनल की तरफ भी सब्सक्राइब करें। मैं वही कह रहा हूँ कि सभी उसको, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत ग्राउंड से आकर के इतना एजुकेशन लिया। हम भी सोचते थे कि हम बहुत क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट भी हैं, कई सब्जेक्ट में हमने पीजी किया है, लेकिन आपके पास 26 डिग्रियां हैं। तो ये एक हम जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, प्राउड की बात है।